हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज का जो डिस्कशन है वो है एक्ट ऑफ 1909। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है और आपने यूपीएससी जो प्रीलिम्स के पेपर तो देख ही लिए होंगे जो हमने अपलोड किए हुए हैं। 2020 का यूपीएससी प्रीलिम्स जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, एनालिटिकल था, तो उसके बेसिस पे ही हम अपने लेक्चर के बेसिस पे जो भी हमारे लेक्चर होंगे हम ऐसे लेक्चर बनाएंगे ताकि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी बने रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर देखते रहने हैं और अच्छे से समझना है कि वो क्या उस एक्ट में दिया गया है ना। अभी तक की जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो हमने ये देखी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ने लगी थी। ओके, नाउ एक्ट ऑफ 1909, इसको पढ़ने से पहले एक्ट ऑफ 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 को आप रिवाइज कर लेना ताकि ये वाला एक्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आपने रिवीजन किया है तो बहुत सही है, आपको कुछ पॉइंट याद करने हैं, उससे ज़्यादा इन एक्ट को देखिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाना अपने माइंड में। ये एक्ट बहुत सिंपल से हैं, इनमें प्रोविज़न क्या क्या दिए गए थे वही चीज़ें आपको याद रखनी है ना। सबसे पहले एक्ट ऑफ 1909, इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, मिंटो जो कि वाइस रॉय हैं। ठीक है, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो नया ऑफिस बनाया गया था ना। चलो बताओ कौन से एक्ट के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है एस्टेब्लिश की गई थी, वो आपको एक्ट बताना है। ओके, नाउ मिंटो जो थे वाइस रॉय थे, इसलिए इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ओके, ना उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो सेंट्रल में यानी कि केंद्र में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो 16 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 60 ही कर दी गई। ठीक है, बट अभी भी क्या है, मेजोरिटी जो ब्रिटिश क्राउन की ही ज़्यादा देखने को मिलती है। बट जो एक तो होता है सेंट्रल, एक होता है प्रोविंशियल में। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट यूनिफॉर्म था, मतलब उस पर बढ़ाया ना ही ज़्यादा बढ़ाया गया ना ही ज़्यादा घटाया गया। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म हमें देखने को मिला। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बढ़ने लगी थी, हालांकि प्रोविंस में धीरे धीरे हमारी जो ऑफिशियल मेजोरिटी है वो बढ़ने लगी थी, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। ओके, नाउ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो मेंबर्स बढ़े, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉट यूनिफॉर्म, उतना ज़्यादा फिक्स नहीं था बढ़ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली इस पूरे एक्ट के बेसिस पर। ओके, दो चीज़ें आपको याद हो गई। नाउ देखो नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अभी तक हमने ये देखा था, जो कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे 1892 तक का जो इससे पिछला एक्ट था, बजट को धीरे धीरे क्या करने लगे थे, डिस्कस करने लगे थे ना। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज़्यादा फंक्शन बढ़ा दिए गए। अब ऐसा क्यों हो रहा था, बीच में मैंने बोला हर एक एक्ट के पीछे कोई ना कोई आंदोलन छुपा हुआ है। अभी कौन सा आंदोलन है आप सबको पता है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया 1905 में, तो उसके जो है रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा जो है आंदोलन देखने को मिला। नाउ यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं जो कानून बनाते हैं, अब उनको और ज़्यादा फंक्शन उनको दे दिए गए। सबसे पहला जो फंक्शन है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और एडिशनल कुछ क्वेश्चन उठा सकते हैं, रेज कर सकते हैं कोई कंसर्न। बजट के लिए रिजोल्यूशन पास करते हैं। रिजोल्यूशन पास करने का मतलब सपोज बजट में कुछ ज़्यादा सपोज वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा बजट आना चाहिए या स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा बजट आना चाहिए, तो वो रिजोल्यूशन पास भी कर सकते थे अब लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आप धीरे धीरे देखेंगे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके फंक्शन बढ़ने लगेंगे। ठीक है, ओके, ना अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो बहुत ज़्यादा हमें मेंबर्स देखने को मिले, बट पहली बार 1909 के एक्ट में पहले जो इंडियंस थे उन्होंने वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है 1909 के एक्ट में कि सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे पहले भारतीय थे जिन्होंने वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। अभी तक क्या हो रहा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही ज्वाइन करते आ रहे थे, धीरे धीरे फंक्शन बढ़ रहे थे, बट जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कानून को लागू करते हैं, अब क्या हुआ था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे पहले भारतीय थे जिन्होंने वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी ज्वाइन कर लिया एज ए लॉ मेंबर। ओके, अब यानी कि लॉ मेंबर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो सिंपल सी बात है, अब जितने भी कानून बन रहे होंगे ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी का जो है पीछे बैक चल रहा होगा। ओके,
तो अब धीरे धीरे आप समझ रहे हैं, जैसे एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, सिंपल सी बात है, वो बिल पास करते हैं, फिर एक्ट बनता है, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होके जाते हैं। वैसे ही एक लेजिस्लेटिव होती है, वैसे ही एक एग्जीक्यूटिव होती है प्रेजेंट में। ओके, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड हो गए हैं कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ओके, नाउ इस एक्ट की जो खास बात है जो कि आपको याद रखनी है वो क्या है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम। सबसे बड़ी बात यहां पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम कर दिया गया था, यानी कि इस टर्म को कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। मान के चलो ये एक इलेक्टोरेट है जहां पर लोग वोटिंग देने आ रहे हैं। अभी मैं अच्छे से समझाता हूं आपको। लोग क्या आ रहे हैं? वोट देने आ रहे हैं। ओके, नाउ यहां पर हमने कहा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। अब यहां पर क्या कर दिया गया था? जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन खड़ा होगा, सिंपल सी बात है, जो मुस्लिम बंदा कैंडिडेट खड़ा होगा उसको सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट देंगे। ऐसा कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया था 1909 के एक्ट के बेसिस पे। तो अभी तो हमारे देखने को मिलता है कि ऐसा कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। सिंपल सी बात है, धीरे धीरे आप एक्ट में पढ़ोगे, बट अभी के बेसिस पर तो हम यही जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले लीगलाइज हो चुका है कम्युनलिज्म कब? 1909 में। ओके, नाउ देखिए, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किन्हें कहते हैं, ये आपको फैक्चुअल डिटेल याद रख लेनी है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं लॉर्ड मिंटो को। किसको क्या कहते हैं? लॉर्ड मिंटो। अब मिंटो कौन है? आप सबको पता है मिंटो कौन है? वाइस रॉय हैं। अब इन्होंने ही लीगलाइज किया कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में लीगलाइज करने का मतलब क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए रख दिया गया। अब कम्युनिटी में बांट दिया गया है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस बेसिस पर बांट दिया गया। बट अभी यहां पर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बात कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ यहां पर बात कर रहा हूं मुस्लिम्स की। ओके, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से एक्ट में आया? 1909। यानी कि कोई मुस्लिम बंदा अगर खड़ा हो रहा है तो उस बंदे को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही वोट देगी। ओके, नाउ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है? फिर लॉर्ड मिंटो हैं। ओके, उसके साथ साथ देखिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दूसरी जगह भी कर दी गई थी, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, जमींदार्स में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन में। सपोज कोई प्रोविंस है, उस पर कोई कंपनीज है, तो वहाँ पर भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी गई थी। ठीक है, वहाँ पर भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, चाहे कॉमर्स है, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, जमींदार से हैं, उनके लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी गई थी। तो धीरे धीरे हम कह सकते हैं, आपके लिए एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कम्युनलिज्म जो है वो लीगलाइज किस एक्ट के बेसिस पर हुआ था, तो आप कहेंगे कम्युनलिज्म लीगलाइज हुआ था 1909 के एक्ट के बेसिस पर। ओके, तो इतना चीजें यहां पर हमें देखने को मिल चुका है। नाउ अब ये जो हमने चीजें पढ़ी थी ये तो लक्ष्मीकांत में मेंशन थी, बट हमें कौन सी चीजें पढ़नी है जो दूसरे भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब एक बुक से तो होने वाला नहीं है। आपने भी यूपीएससी प्रीलिम्स में देख लिया 4 अक्टूबर जो आज का हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज है 4 अक्टूबर, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब होगी 5 अक्टूबर। सबसे पहले कुछ जो दूसरी आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिंक आपको देखने पड़ेंगे, कुछ ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, बट वो काम हम आपको करके दे रहे हैं। तो जो जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ आप उनको रिवाइज कीजिए। ओके, नाउ कुछ दूसरे हैं जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो इनडायरेक्टली चुने जाएंगे। पहला आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा 1909 में डायरेक्ट इलेक्शन हुए नहीं। पहली बार इंडियंस को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बनने की बात की गई, यानी कि उनको मेंबरशिप देने की बात की गई पहली बार 1909 के एक्ट से। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर मैं बारे में बात करूं, ये लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है, बट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है? बहुत सिंपल है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो ब्रिटिश इंडिया में लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाते हैं, उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। जो आगे बढ़ के काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और अभी के प्रेजेंट में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी जो मेंबर है ना, तो वही थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह। अभी की जो पार्लियामेंट काम करती है वहां पहले कौन सी थी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहली बार 1909 से मेंबरशिप, भारतीयों को मेंबरशिप देने की बात कर दी गई थी, अभी की जो प्रेजेंट पार्लियामेंट में है। तो अभी की पार्लियामेंट पहले क्या कहलाएगी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, उसकी तरह। ओके, उसके बाद हमने कहा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, उनके बारे में बात करूं तो उनको डिस्कशन, बजट डिस्कशन कर सकते थे, बजट के लिए रिजोल्यूशन पास कर सकते थे। बट यहां पर अगर क्वेश्चन आए यूपीएससी प्रीलिम्स में
क्या वो फॉरेन पॉलिसी में डिस्कशन कर सकते थे? नहीं। तो आपका लिए ये प्रीलिम्स के लिए पॉइंट हो जाएगा, नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी विद प्रिंसली स्टेट, 2 इंडियंस नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था, बट आपको ये याद रखना फॉरेन पॉलिसी में कोई डिस्कशन नहीं होगा, यानी कि कोई पर्सन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी प्रिंसली स्टेट के साथ डिस्कशन करना चाहता है, उस प्रिंसली स्टेट प्रोविंस के साथ कोई भी कानून के तौर पर कोई भी लिंक जोड़ना चाहता है तो वो नहीं जोड़ पाएगा। तो यानी कि फॉरेन पॉलिसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को आप याद रखना। ओके, दूसरा तो आई थिंक ये 1909 का पूरा एक्ट मैं करवा चुका हूँ। इसके बाद आपका जो एक्ट आएगा वो आएगा 1919 का। ठीक है, धीरे धीरे ये एक्ट की एक एक वीडियोस आएंगी, फिर उसके बाद बड़े बड़े चैप्टर्स हम करने लगेंगे। धीरे धीरे मैं आपको समझाने लगूंगा हर चीज़। तो लक्ष्मीकांत का 2 मंथ का टारगेट है। बाद में अभी अभी जैसे मैंने बोला एक एक लेक्चर आ रहा है, बाद में क्या आएंगे, बहुत सारे लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।